नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे एमपी टेट प्रीवियस ईयर के पेडागोजी के जो पूछे गए प्रश्न हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके टेस्ट सीरीज चल रही है 200 प्रश्नों की, जो पेडागोजी प्रश्न पूछे गए थे। और यह पार्ट नंबर आपका 4th नंबर है। इसके पहले 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी इस लाइव क्लास के बाद लिंक दे दिया जाएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया, तो सभी लोग प्लेलिस्ट में सारे पार्ट देखिए। ये इंपॉर्टेंट 200 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। इस लाइव क्लास में 7 PM में हमारी डेली लाइव क्लास होती है, आप सभी लोग जानते हैं, पेडागोजी की। और ये प्रीवियस के बाद जो दोस्तों जो पहला पार्ट है आपके, जिसमें 30 क्वेश्चन का आना है, उसके लिए इसके बाद जो है 7 PM में इसी टाइम पर आपके प्रैक्टिस सेट जल्दी आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आज की क्लास का पार्ट नंबर 4 का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नात्मक तर्क में निम्न शामिल होता है: समान से विशिष्ट की ओर तर्क, विशिष्ट से समान की ओर तर्क, अवधारणात्मक चिंतन या ज्ञान का सक्रिय निर्माण तथा पुनर्निर्माण। तो निम्नात्मक तर्क निम्न शामिल होता है, किसमें आपका निम्नात्मक तर्क शामिल होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक करके बताइएगा। यहाँ पे जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाता है, वह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समान से विशिष्ट की ओर तर्क करना। जी हाँ, निगमनात्मक तर्क में क्या शामिल होता है? समान से विशिष्ट की ओर तर्क करना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दोस्तों, इनमें से कौन सा एक शिक्षक के लिए एक निर्देशक सामग्री है? अनुपूरक पठन सामग्री, नोटबुक्स, पाठचर्या गाइड या ब्लैक बोर्ड? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। इनमें से एक जो है शिक्षक के लिए निर्देशक सामग्री क्या हो सकती है? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षा बंधु है, और आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोगों की जब नियुक्ति होगी तो आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, टीचर्स बनेंगे। तो एक शिक्षक के लिए निर्देशक सामग्री क्या हो सकती है? आपके लिए जो है एक निर्देशक सामग्री क्या हो सकती है? और वह हो सकती है अनुपूरक पठन सामग्री। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक है? प्रक्रिया, संचालन और उत्पाद, सामग्री, प्रक्रिया और उत्पाद, सामग्री, संचालन और उत्पाद, संचालन, प्रक्रिया और प्रणाली की बात करते हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक दिया गया है? और वह निर्धारक है सामग्री, संचालन और उत्पाद। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपके ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है कि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन कंडीशनल कंडीशनिंग में यदि स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनड स्टिमुलस प्रत्येक 15 मिनट पर उपस्थित होते हैं तो प्रानुकूलन कंडीशन का रूप क्या कहलाएगा? यह आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न को मॉडरेट प्रश्न कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है वह होता है अस्थायी प्रानुकूलन। इस प्रकार का कौन सा आपका प्रानुकूलन की बात करते हैं? अस्थायी प्रानुकूलन की बात करते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि अभ्यास में किया जाता है व्याख्यान विधि, निगमनात्मक विधि, खेल आधारित विधि या ड्रिल विधि से। तो अभ्यास किस में किया जाता है, प्रैक्टिस किस में किया जाता है? तो जो ड्रिल विधि है इसमें जो है अभ्यास और प्रैक्टिस किया जाता है। डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है जो आप लोगों के स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक के महाविद्यालयों को खोलना, शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना, शिक्षा के महाविद्यालयों में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना, या शिक्षा के महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना। तो आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षा के महाविद्यालयों में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, परिपक्वता एक प्रकार की प्रक्रिया है या परिपक्वता एक प्रक्रिया है जहां सामाजिक प्रक्रियाओं में वृद्धि होता है,
जहाँ एक प्राकृतिक जैविक विकास होता है, जहाँ सांस्कृतिक प्रभाव के कारण एक बदलाव होता है, जहाँ पर्यावरण दबाव के कारण एक बदलाव होता है। तो परिपक्वता एक प्रक्रिया है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर एक प्राकृतिक जैविक विकास की बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो बी ऑप्शन दिया गया है, नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, ब्लूम के संशोधन वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा मूल्यांकन डोमेन को प्रदर्शित करता है? समान सिद्धांतों का प्रदर्शन, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए एक नया तरीका तैयार करना, डेटा का उपयोग कर ग्राफ या चार्ट बनाना, या विस्तार से जानकारी समझना। सभी लोग कमेंट कीजिए। ब्लूम के संशोधन वर्गीकरण में कौन सा मूल्यांकन डोमेन को प्रदर्शित करता है? तो राइट ऑप्शन आपका आ चुका है दोस्तों, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों राइट ऑप्शन होगा डेटा का उपयोग कर ग्राफ या चार्ट बनाना। जी हाँ, ब्लूम के संशोधन वर्गीकरण में डेटा का उपयोग कर ग्राफ या चार्ट बनाना मूल्यांकन डोमेन को प्रदर्शित करता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में सृजन या क्रिएटिविटी विकसित करने के लिए निम्न में से किसका एक उपयोग किया जा सकता है? तो बालक बालिकाओं में, विद्यार्थियों में, छात्रों में सृजन या क्रिएटिविटी विकसित करना है तो अधिरोपण करना, नोट्स लिखवाना, समाधान प्रदान करना, या समुदेशन की बात करते हैं। तो किसी भी बालक बालिका छात्रों में सृजन या क्रिएटिविटी विकसित करना है तो उसके लिए जो उपयोग किया जाता है वह आपको हो जाता है समनुदेशन। किसकी बात करेंगे? समनुदेशन देना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न, समस्या समाधान के उन स्कूलों में सफल होने की संभावना अधिक होती है जहां शिक्षक केंद्रित अध्यापकी प्रभाव में होती है, छात्र सजाती है, जोर केवल अनुशासन पर होता है, अनुनेय पाठ्यक्रम जगह में होता है। तो समस्या समाधान के उन स्कूलों में सफल होने की संभावना अधिक होती है जिन विद्यालयों में अनुनेय पाठ्यक्रम जगह में होता है। क्या होगा? अनुनेय पाठ्यक्रम जगह में होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे और इसी प्रकार के भी पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्मृति में सूचना निम्न में भंडारित होती है? केवल एटीएम, एलटीएम, एसटीएम, एलटीएम, केवल कार्यकारी स्मृति की बात करते हैं। तो स्मृति में सूचना जो है निम्न में भंडारित होती है। किसमें भंडारित होती है? आपके एसटीएम और एलटीएम में। किसकी बात करेंगे? एसटीएम और एलटीएम की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक संदेश की विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए सुनने की प्रक्रिया क्या है? जांच विधि, श्रवण, उपरोक्त में से कोई नहीं, निश्चेष्ट श्रवण, या विमर्शी श्रवण। सभी कमेंट कीजिएगा। तो एक संदेश की विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए सुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे ही दोस्तों विमर्शी श्रवण कहते हैं। क्योंकि विषम वस्तु की बात कर रहे हैं, विषम वस्तु को प्राप्त करने के लिए, इसलिए विश्रमी श्रवण की बात करेंगे, विमर्शी श्रवण सॉरी। अगला, शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक को हमेशा निम्न के लिए कोशिश करना चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो शिक्षण प्रक्रिया में आपको जो है हमेशा किसके लिए कोशिश करना चाहिए? 4 ऑप्शन है। आपको पर्याप्त गृहकार्य देने की कोशिश करना चाहिए, आपको छात्रों को अच्छी मनोवृत्ति में रखने की कोशिश करनी चाहिए, आपको सजा की गंभीरता बढ़ानी चाहिए, या उचित प्रतिपुष्टि या फीडबैक और प्रबंधन देने पर। तो शिक्षण प्रक्रिया में एक शिक्षक को निम्न में से हमेशा किसके लिए कोशिश करनी चाहिए? वह कहलाता है उचित प्रतिपुष्टि या फीडबैक और प्रबंधन देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, दृश्य मनोयोग, विजुअल अटेंशन की अवधि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? पेरिस्कोप, टेकिस्टोस्कोप यानी बहुमूर्तदर्शी, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, या कैलाइडोस्कोप की बात करते हैं। तो दृश्य मनोयोग, विजुअल अटेंशन की अवधि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके किसके द्वारा किया जाता है? बहुमूर्तदर्शी, टेकिस्टोस्कोप की बात करते हैं। अगला प्रश्न है,
सबसे अलग या हटकर चिंतन इनमें से संबंधित है? अपसारी चिंतन, मूल्यांकन चिंतन, तार्किक चिंतन या अभिसारी चिंतन की बात करते हैं। तो सबसे अलग या हटकर चिंतन इनमें से किससे संबंधित हो जाता है? तो वह आपके अपसारी चिंतन से संबंधित हो जाता है। जी हाँ, जो सबसे अलग या हटकर चिंतन है वह आपका अपसारी चिंतन। अगला जो प्रश्न है कि एक बच्चे के गलत काम को बदलने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? एक और मौका देकर, अच्छे नैतिक मूल्य का शिक्षण देकर, दंड देकर या पुरस्कार देकर। एक बच्चे के गलत काम को बदलने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है दोस्तों, वह तरीका होता है अच्छे नैतिक मूल्य का शिक्षण देकर। बी ऑप्शन नो डाउट सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। छात्रों को उनका अध्ययन जो है अच्छी तरह से करने में सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका है? मार्गदर्शन और परामर्श, कठोर और सख्त अनुशासन, सजा या पुरस्कार की बात करते हैं। तो छात्रों को उनका अध्ययन अच्छी तरह से करने में सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका जो हो जाता है वह तरीका दोस्तों हो जाता है मार्गदर्शन और परामर्श। जी हाँ, छात्रों को उनका अध्ययन अच्छी तरह से करने में सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका है मार्गदर्शन और परामर्श। पहला ऑप्शन सही हो जाए। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है समझते हैं और आपका फीडबैक भी जान लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार किया जाता है और उसमें पहले जैसा ही परिणाम प्राप्त होता है तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहेंगे? दोहराने योग्य, विश्वसनीय, वैध या मानक कहेंगे? तो जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार किया जाता है और उसमें पहले जैसा ही परिणाम प्राप्त होता है तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रशासित किया जाता है और उसमें पहले जैसा ही परिणाम प्राप्त होता है इस प्रकार के परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1962, 61, 86, 1963। सभी कमेंट कीजिएगा। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो है आपके दोस्तों 1961 में किया गया था। बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत जो है पंजीकृत किया गया। समूह शिक्षण का लाभ कौन सा नहीं कहलाता है? शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, शिक्षण तकनीकों को बेहतर उपयोग या बेहतर योजना या संसाधनों का बेहतर उपयोग। समूह शिक्षण का लाभ कौन सा नहीं होगा? सभी लोग बताइए। देखिए, समूह शिक्षण का जो लाभ होता है वह होता है शिक्षण तकनीकों को बेहतर उपयोग करना, बेहतर योजना बनाना, संसाधनों का बेहतर उपयोग करना। लेकिन समूह शिक्षण में शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ देना यह आपका समूह शिक्षण का लाभ नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं ये समूह शिक्षण के लाभ दिए गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं कि दृश्य आधारित शिक्षार्थी यानी विजुअल लर्नर के लिए कौन सी अध्ययन प्रणाली बेहतर होगी? विजुअल लर्नर, दृश्य आधारित शिक्षार्थी या विजुअल लर्नर के लिए अध्ययन प्रणाली बेहतर होती है खेल वाली तकनीक, गेमिंग टेक्निक, सम्मेलन तकनीक, एसोसिएशन टेक्निक, अवधारणा मानचित्रण या पठन या अनुवाचन प्रणाली की बात करते हैं। तो दृश्य आधारित शिक्षार्थी, विद्यार्थी, बालक बालिकाएं विजुअल लर्नर के लिए जिस तकनीकी का अध्ययन प्रणाली सबसे बेहतर होती है वह तकनीक हमारी कहला जाती है अवधारणा मानचित्र। क्या हो जाएगा? अवधारणा मानचित्रण की बात करते हैं।
अगला प्रश्न है, एल्ड्रेड ग्रीन और एडम्स 2004 ने स्वालीनता या ऑटिज्म वाले बच्चों के हस्तक्षेप की समीक्षा करते समय किस तरह के डिजाइन को नियोजित किया? स्वतंत्र नमूने, व्यापक मिलान किए गए नमूने, यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण या आरसीटी की बात करते हैं। तो एल्ड्रेड ग्रीन और एडम्स 2004 ने स्वालीनता ऑटिज्म वाले बच्चों के हस्तक्षेप की समीक्षा करते समय किस तरह के डिजाइन को नियोजित किया था? और वह डिजाइन है आपका यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण, जिसे हम आरसीटी कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सटीक आंसर आपको मिल रहा है और आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों बालक बालिकाओं का स्कूल में खेल या गेम्स खेलने का प्रमुख लाभ क्या होता है? यह उन्हें मजबूत बनाता है, यह शिक्षकों को कार्य को आसान बनाता है, यह सहयोग की भावना तथा शारीरिक संतुलन विकसित करता है, यह समय व्यतीत करने में सहायता होता है। तो विद्यार्थियों बालक बालिकाओं में स्कूल में जो गेम्स और खेल होते हैं उनका जो प्रमुख लाभ होता है वह होता है सहयोग भावना के साथ साथ यह शारीरिक संतुलन भी विकसित करता है। तो जो क्योंकि गेम कोई भी टीम में होता है, समूह में होता है, तो सहयोग की भावना का भी होता है, इसमें फिर शारीरिक संतुलन भी विकसित होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्धिक कौशल निम्न के द्वारा जो है परिलक्षित होते हैं? भौतिक ज्ञान क्षेत्र यानी फिजिकल डोमेन, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन, मन प्रेरक ज्ञान क्षेत्र, साइकोमेटर डोमेन, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। कौन सा डोमेन होगा? बौद्धिक कौशल किसके द्वारा जो है परिलक्षित होते हैं? और वह कहला जाता है संज्ञानात्मक ज्ञान देश, कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। अगला प्रश्न दिया गया है कि भूमिका निर्वहन रोल प्ले के दौरान अवलोकन तथा अभिलेखन के लिए इनमें से कौन सी तकनीक सर्वाधिक उपयुक्त होगी? किसके लिए पूछा जा रहा है? भूमिका निर्वहन रोल प्ले के दौरान जो है अवलोकन और अभिलेखन के लिए इनमें से कौन सी तकनीक सर्वाधिक उपयुक्त होगी? वीडियोग्राफी, मनुष्य द्वारा किया गया अभिलेखन या मैनुअल रिकॉर्डिंग, श्रव्य अभिलेखन ऑडियो रिकॉर्डिंग, या विशेषज्ञों द्वारा किए जाने वाला अवलोकन। तो भूमिका निर्वहन रोल प्ले के दौरान अवलोकन या अभिलेखन के लिए सबसे सर्वाधिक तकनीक होगी वीडियोग्राफी। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। यह आपके पेडागोजी में आया हुआ प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। ध्यान दीजिए आपके एग्जाम में इनमें से कौन सा प्रश्न पूछा गया था, एक बार रिमाइंड अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि विकास एक व्यवहारिक सिद्धांत है, विकास के एक प्रणालीगत सिद्धांत है, विकास के एक अनुमानी सिद्धांत है, विकास के एक अवस्था सिद्धांत है। तो एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है दोस्तों? और वह सिद्धांत है विकास एक अवस्था सिद्धांत है, विकास का एक अवस्था सिद्धांत। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि तर्क निम्न पर आधारित होता है? निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, शब्दावली के उपयोग की क्षमता, या अपसारी चिंतन। तो तर्क जो होता है वह आपके किस पर आधारित होता है, सभी बताइएगा। तो दोस्तों, जो तर्क होता है वह आपके निगमनात्मक तर्क पर आधारित होता है। निगमनात्मक की बात करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्गीकरण क्रेसमर के व्यक्तित्व प्रारूप से संबंधित है? अंतर्मुखी, खुश मिजाज, अवसादग्रस्त, या पुष्टकाय। इनमें से वर्गीकरण में क्रेसमर के व्यक्तित्व प्रारूप से जो संबंधित हो जाता है वह होता है पाइनिकिक, यानी पुष्टकाय पाइकनिक की बात करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधी कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? विषय वस्तु पर निपुणता, शिक्षक को प्रदान की गई सुविधाएं, शिक्षक अधिगम संशोधन की उपलब्धता, या बैठने की उचित व्यवस्था। तो इनमें से कौन सा शिक्षक संबंधी कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है, कौन सा कारक हो जाएगा? तो वह हो जाएगा विषय वस्तु पर निपुणता। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक विद्यार्थी के लिए बेहतर है कि वह इसे अपनाए? थेरेपी, समूह चर्चा, मार्गदर्शन, या ट्यूशन अपनाए। तो शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए विद्यार्थी के लिए बेहतर है कि वह इसे अपनाए। हम बात करेंगे मार्गदर्शन की।
शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक विद्यार्थी के सबसे बेहतर होता है मार्गदर्शन। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा, मॉक क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए कि मापन का पहला चरण क्या होता है? सांख्यिकी विश्लेषण, गुणों या विशेषताओं की पहचान और परिभाषा, मानकों का निर्धारण या पैमाने की तैयारी। तो मापन का पहला चरण क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है और इसका आंसर अगले 7 PM में लाइव क्लास में होगी, जिसमें साथ ही साथ 30 क्वेश्चंस करेंगे। ये 200 की आपकी MCQ चल रही है। आपके MPTET प्रीवियस ईयर पेडागॉजी पूछे गए प्रश्नों की बात करेंगे। तो 7 PM में हमारी डेली लाइव क्लास होती है, ज्वाइन कीजिए। और इसके बाद आपकी जो पहला पार्ट है जो 30 नंबर का आना है, उसके भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द शुरू होने वाली इसके बाद। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, डेली क्लास अटेंड करते रहिए, फीडबैक करते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।